नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में मैं स्वप्निल अग्रवाल आप लोगों के लिए लेके आई हूं अगले 3 महीने में अगर पेपर होता है, जैसे कि एक नोटिस वायरल हो रही है, अगर उसको हम सच मान के चलें कि 12 जून से पेपर शुरू होगा, तो इसके हिसाब से हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि अगले 3 महीने में हम अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर सकें। और सिलेबस सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, हमें सिलेक्शन चाहिए। हमें सिलेक्शन चाहिए 80 प्लस नंबर लाके। तो क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए कि हम 80 प्लस मार्क्स ला सकें 100 में से, जिससे कि आरआरबी ग्रुप डी में हम इस साल सिलेक्शन ले पाए। हमारे को 32,000 सीटों से मतलब नहीं है, हमारे को मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक सीट से। और वो सीट पक्की करने के लिए हम जी जान लगा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने नाम की वो सीट जरूर पक्की करेंगे। और उसी को 100% श्योरिटी तक लाने के लिए आपको कुछ चीजें करनी होंगी, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के बहुत ढेर सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके हम डेली बेसिस पे आया करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करूं मैं एग्जाम की डेट वाली बात की, तो आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले एक बहुत ही वायरल सा नोटिस हुआ था। वही थर्सडे के दिन ये नोटिस आया और बताया गया इस नोटिस के हिसाब से, हालांकि इस नोटिस को अभी कहीं पर भी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं देखा गया है, लेकिन ये नोटिस देखने में तो लग रहा है एकदम ऑफिशियल जैसा। हालांकि इस पे कोई सिग्नेचर नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, तो ये 100% सच है या झूठ, इसका तो कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो 12 जून से लेकर 5 अगस्त तक परीक्षा होगी, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। अभी चल रहा है मार्च और लगभग आधा मार्च हमारा बीत चुका है। आधा मार्च हमारे पास बचा है, फिर अप्रैल, मई और आधा ही जून है। यानी कि एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 3 महीने निकल के आ रहे हैं, मात्र 3 महीने। और इस 3 महीने में हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, हमें क्या क्या पढ़ना है आइए ये देख लेते हैं एक बार। अगर बात करती हूं सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट हमसे क्या क्या पूछे जाते हैं। हम लोगों से पूछा जाता है सबसे पहले जनरल साइंस। साइंस के आते हैं 25 सवाल 25 नंबर के। फिर आता है मैथ्स, जिसके आते हैं 25 सवाल 25 नंबर के। फिर आता है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जिसके आते हैं 30 सवाल 30 नंबर के। फिर आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जिसके आते हैं 20 सवाल 20 नंबर की। अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक टॉपिक हो तो बात अलग है, लेकिन यहां पे हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। इन चारों सब्जेक्ट को मिला के हमसे पूछे जाते हैं कुल 100 सवाल 100 नंबर के। हर सवाल सही करने पर 1 नंबर मिलता है, और अगर गलत कर दो तो 1/3 मार्क्स नेगेटिव में चला जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग से भी अपने आप को बचाना होता है हमें। ये हमारा है 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। अब इस 100 में से सिलेक्शन के लिए आपको कितने चाहिए होते हैं। अगर पिछले साल की कट ऑफ की बात करी जाए, तो पिछले साल की कट ऑफ जो हाईएस्ट थी वो 70 पॉइंट समथिंग थी, वो भी कोलकाता रीजन की। तो पिछले बार की जो कट ऑफ रही है हमारी, इसको हम बेस नहीं मानेंगे, हम बेस मानेंगे 75 से 80 मार्क्स को टारगेट करके चलेंगे। हम टारगेट करके चलेंगे कि हम 75 से 80 मार्क्स के बीच में लेके आए। हम मानेंगे कि 180 लाना है हमको 100 में से, तब जाके हम 75 से 80 की रेंज में आ पाएंगे। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं, जो इस बार 32,000 वैकेंसीज आई हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम वैकेंसीज कहां तक है, ये इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 7,916, और सबसे कम वैकेंसीज आती हैं हमारी हुबली में 503 वैकेंसीज। ये जोन वाइज होती हैं वैकेंसीज, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी हमको इस जोन में मिल रही है। चाहे जोन कुछ भी हो, मैं आपको बता दूं, चाहे जोन कुछ भी हो, ये मत सोचो कि जोन में ज्यादा वैकेंसी है या इस जोन में कम वैकेंसी है। सोचो सिर्फ एक चीज कि हमें कैसे 80 प्लस लेके आना है 100 में से। तो कैसे 80 प्लस लाना है 100 में से, इस पर हम चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। अगर बात करी जाए सिलेबस की, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो बेटा ये सिलेबस दे रखा था, लेकिन एक्चुअल में जो रियल ग्राउंड पे सिलेबस पूछा जाता है उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस होता है। यहां पे आपको मैथ्स में दे देगा सिर्फ 8-10 टॉपिक्स, लेकिन जो पूछेगा सवाल पेपर में वो 12, 15, 20, 25, 30 टॉपिक से पूछेगा। तो ये कैसे पता चलता है, देखिए पिछले बार जब ग्रुप डी की परीक्षा हुई, तो ग्रुप डी की परीक्षा लगभग हमारी 100 के करीब शिफ्ट्स में हुई। फिर उससे पहले जब परीक्षा हुई ग्रुप डी की, तब भी हमारी 100 शिफ्ट्स के करीब हुई। और आप सब जानते हैं कि 100 क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि मैथ्स के सारे एक साथ, रीजनिंग के सारे एक साथ, ऐसा नहीं होता है, सब मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं।
तो उन 100 क्वेश्चंस में से हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस को छांटना कि ये सारे पहले मैथ्स के क्वेश्चन सारे एक तरफ कर लिए, फिर उन सारे मैथ्स के क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का है इसको देखना, और एक शिफ्ट में उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं ये करना। एक बहुत बड़ा प्रोसीजर था जिसको हमने किया आप लोगों के लिए, अब आपको सिर्फ उसे देखना है। बात करूं अगर मैं मैथ्स की, तो मैथ्स हमारे आती है दो तरीके की, एक आती है अरिथमेटिक, एक आती है एडवांस मैथ्स। अरिथमेटिक जिसमें कि लोगों को लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो हम ज्यादा अरिथमेटिक पढ़ लेंगे और एडवांस छोड़ देंगे। तो आप लोगों को एक रियलिटी चेक दे दूं, अरिथमेटिक और एडवांस इस पेपर में दोनों ही लगभग बराबरी के हैं। 25 सवालों में से 12 से 13 सवाल अरिथमेटिक के पूछेगा और लगभग 12 से 13 सवाल ही वो एडवांस मैथ्स के भी पूछता है। तो ये बिल्कुल भी गलती मत करके जाना बालक कि सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ के चले गए और एडवांस हाँ ठीक है पढ़ लेंगे। ये गलती हमें नहीं करनी है। आप लोगों के लिए जो मैंने अभी बताया इतनी मेहनत करनी होती है, वो मेहनत हमने करी है और उस मेहनत के बेसिस पे आप लोगों को बता दूं, ये है मैथ्स का अरिथमेटिक का पूरा सिलेबस और साथ ही साथ उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक शिफ्ट में, ये आपको बताया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अरिथमेटिक के लगभग 12 से 13 सवाल आते हैं, तो वो 12 से 13 सवाल कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने बनते हैं ये पूछा गया था। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम बताइएगा, तो मैंने कहा चलो इसको मेहनत करके लेके आते हैं। अब आपको सिर्फ इसको देखना है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपसे प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज पूछे जाते हैं 1 से 2 सवाल, फिर आता है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट लाभ हानि से 2 से 3 सवाल, औसत से 1 सवाल, आयु से 1 से 2 सवाल, अनुपात और समानुपात से 1 से 2 सवाल, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी से 0 से 1 सवाल, मिक्सचर एलिगेशन का 1 सवाल आना फिक्स है, फिर चक्रवर्ती और साधारण ब्याज से आपके 1 से 2 सवाल आते हैं, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य से 1 से 2 सवाल, पाइप और सिस्टम से 0 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 से 3 सवाल, और बोट्स एंड स्ट्रीम्स यानी कि नाव और धाराएं से या तो 1 भी नहीं पूछेगा या तो 1 सवाल पूछ लेता है। लेकिन ये सब मिला के हमारा सिर्फ 12 से 13 क्वेश्चंस होते हैं। बचे हुए 12 से 13 सवाल जो आते हैं 25 में से वो पूछता है एडवांस मैथ से। ये बहुत मेहनत का काम था जो हमने कर लिया है, इसीलिए सिर्फ इसको नोट डाउन करने की भी मेहनत मत करना, पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, बस अच्छे से समझना। अभी फिर आती है एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स से भी आपके 12 से 13 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम से आ जाएंगे 1 से 2 सवाल, एलसीएम एचसीएफ से आ जाएगा आपका 1 से 2 सवाल, सिंप्लीफिकेशन यानी कि जो सरलीकरण है इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एलजेब्रा से 2 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री से 2, ज्योमेट्री से 2, मेंसुरेशन 2D और 3D से 2 सवाल, ये आपको फिक्स है। डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 से 3 सवाल पूछेगा, और स्टैटिस्टिक्स का या तो 1 भी नहीं पूछेगा या तो 1 सवाल आपसे पूछता है। ये सब पूछता है आपका एडवांस मैथ्स में से। तो जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन्ड है जो नहीं पूछे जाते हैं उन पर हमें फोकस ही नहीं करना है, हमें फोकस करना है उन टॉपिक्स पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं उनको सबसे पहले कवर करना है, फिर बाद में धीरे धीरे करके उन टॉपिक्स पर आएंगे जो कम पूछे जाते हैं। यही सेम डेटा सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, रीजनिंग और बाकी के लिए भी कलेक्ट किया है मैंने। रीजनिंग की बात करी जाए तो वर्बल नॉन वर्बल आती है, लॉजिकल भी होती है, लेकिन लॉजिकल के 1 क्वेश्चन या शायद आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको भी मैं बता देती हूं। लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि बाकी एग्जाम्स की तरह, एसएससी की तरह या और बाकी अलग अलग एग्जाम्स की तरह फिगर वाले क्वेश्चंस नॉन वर्बल इसमें बहुत पूछता है। लेकिन आपको बता दूं, चाहे आपका आरआरबी में इस साल हुआ कोई भी पेपर हो या पिछले 2-3 सालों में हुए जो भी पेपर्स हो, उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि जितने भी फिगर वाले सवाल होते हैं वो बहुत कम पूछे गए हैं। यानी कि बहुत अगर पूछे भी जाएंगे ना आपके 30 में से, तो 3 से 4 सवाल आएंगे आपके नॉन वर्बल के, बाकी 28 सवाल 27 से 28, 26 से 27 सवाल वर्बल रीजनिंग के आते हैं। सबसे ज्यादा फोकस हमें इस पर करना है। ये ना भी करोगे ना तो भी आराम से इस क्वेश्चंस को कर लोगे पेपर में, लेकिन सबसे फोकस हमको वर्बल रीजनिंग पर करना होता है। आइए देखते हैं वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आता है। तो वर्बल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा लगेगा देखने में, लेकिन फिर भी आइए आपको बताते हैं क्या होता है।
एनालॉजी आपके 3 से 4 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 सवाल, ऐसे करते करते पूरा का पूरा जो डेटा है जो रीजनिंग में आपसे पूछा जाता है हर एक टॉपिक का, वो मैंने आप लोगों को यहां पे दिया है। सीरीज आपसे पूछा जाता है 3 से 4 सवाल, जिसमें हमारी लेटर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज सब आती है। फिर आता है सिलॉग्स 2 से 3 सवाल, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, इससे आते हैं आपके 1 से 2 सवाल। यही लॉजिकल वाला जो था कथन संबंधित सवाल वो यही होते हैं। फिर ब्लड रिलेशन का 1 सवाल आया तो आया, वरना कभी कभी ब्लड रिलेशन इसमें नहीं पूछता है। इनइक्वालिटी का 1 से 2 सवाल जरूर आता है। वेन डायग्राम का 1 क्वेश्चन आता है। डायरेक्शन का 1 से 2 सवाल आता है। क्यूब्स एंड डाइस का कभी पूछेगा कभी नहीं पूछेगा, 0 to 1। मैथमेटिकल ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाता है। ऑर्डर रैंकिंग का 1 से 2 सवाल मिलेगा। अरेंजमेंट, एक शब्द दे रखा है, वर्ड अरेंजमेंट और डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंजमेंट, दोनों टाइप के सवाल पूछता है, तो उससे आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कैलेंडर क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछेगा कभी नहीं पूछेगा, तो 0 to 1 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के और 2 से 3 क्वेश्चन ही आपसे पूछता है पजल के। कुल मिला के आपके लगभग हो जाते हैं 26 से 27 सवाल सिर्फ वर्बल रीजनिंग के। फिर नॉन वर्बल की बात करें तो कभी इनमें से कोई क्वेश्चन आया कभी नहीं आया। नॉन वर्बल यानी कि जितने भी फिगर के संबंधित सवाल होते हैं, मिरर, वाटर इमेज, चित्र का संपन्न करना, एम्बेडेड फिगर, कागज को काटना मोड़ना, आकृतियों की गिनती, श्रृंखला, गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सब मिला के हमारे पास ज्यादा 2 से 3 सवाल पूछता है। बहुत कम पूछ रहा है आपसे नॉन वर्बल रीजनिंग, तो हमें सबसे कम फोकस इस पे करना है। लोग क्या करते हैं, 6-6 दिन हम सॉल्व कर रहे हैं फिगर काउंटिंग, क्यों करना है जब आ ही नहीं रहा है? तो 8-8 दिन हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, क्यों करना है जब बहुत कम पूछा जा रहा है? अरे पढ़ना है तो सीरीज पढ़ो, पढ़ना है तो मैथमेटिकल ऑपरेटर पढ़ो, इतने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ो, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्यों पढ़ना है? इसी तरीके से आप लोगों के लिए जीए, करंट अफेयर, साइंस सब में पता कर रखा है, ये पूरा का पूरा डेटा बना रखा है। स्टैटिक जीके आपसे पूछता है 3 से 4 सवाल। बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में इसमें करंट अफेयर्स ज्यादा पूछता है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपसे 6 से 7 सवाल पूछता है। हिस्ट्री के पूछेगा 3 से 4 सवाल। ज्योग्राफी के पूछता है 2 से 3 सवाल। राजनीति यानी कि पॉलिटी 1 से 2 सवाल, और इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन आता है, 1 से 2 सवाल बहुत हो गए तो 1 से 2 सवाल। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम साइंस पे। साइंस में आपका जो बायो का पोर्शन है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा सा कम पूछा जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री से 8 से 9 सवाल पूछेगा, बायो से पूछेगा 6 से 7 सवाल। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा तो आपसे पूछा जाएगा, यहां पे पूछा जरूर जाता है, ये नहीं है कि आया या नहीं आया, ये जरूर आएगा। तो आपका सारे सब्जेक्ट्स में कितने कितने टॉपिक्स आते हैं, उन टॉपिक्स का क्या वेटेज रहता है एग्जाम में, और वो वेटेज हवा में नहीं बताया जा रहा है। ये आपके 2018-19 वाला पेपर जो 22 में हुआ, ये सब की लगभग 100 शिफ्ट्स को एनालाइज करके तब ये डेटा निकाला गया है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमसे क्या पूछा जाता है। अब बात ये आती है कि जो पूछा जा रहा है उसको कवर कैसे करें मैम। हम अगले 3-4 महीने में, अगर मैं मान के चल रही हूं कि 12 जून को हमारा पेपर है, तो 10 मार्च तक लगभग हमारी आज हो चुकी है, तो हमारे पास ले दे के तो सिर्फ 3 महीने का गैप बचा है ना। तो क्या होगा इन 3 महीने में, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर स्ट्रैटेजी की बात करूं, मैं क्या कह रही हूं, बार बार मैं एक चीज कह रही हूं, 80+। क्यों मैं 80+ कह रही हूं, बताया आपको, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ आपकी 70 पॉइंट समथिंग गई थी, जो हाईएस्ट कट ऑफ थी। तो इस बार आपकी 75 से कम तो जानी नहीं है। अगर कट ऑफ आपकी 75-78 के करीब आएगी, तो आप जब 80 का टारगेट करके चलोगे, तब जाके आप 75-80 के बीच में आ पाओगे। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूं। अब आइए स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। देखो 80+ नंबर लाने हैं। एक चीज बताओ, चाहे तो टॉपर्स का सीक्रेट कह लो, चाहे तो उनका चीट कोड कह लो, चाहे तो जितने भी लोग सिलेक्शन लेते हैं उनकी एक स्ट्रैटेजी कह लो, कभी भी कोई भी टॉपर बनता है तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा नंबर लाके। आपको क्या लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो 100 में से 80 नंबर लेके आता है, वो क्या जीएस और जीए में फुल मार्क्स लाता है? नहीं, क्योंकि ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप चाहे जितना पढ़ लो, हो सकता है आ भी जाए पढ़ा हुआ, हो सकता है पढ़ा हुआ ना भी आए, ये चांस हमेशा होता है। लेकिन रीजनिंग में और मैथ्स में ये चांस नहीं होता है। आप जानते हो कि आपके पास जो ब्लड रिलेशन का सवाल है
वो 2 या 3 तरीके का आता है। आपने तीनों टाइप्स पढ़ लिए, उनमें से कोई एक ना एक तो आ ही जाएगा। लेकिन पूरी हिस्ट्री भी किताब पढ़ लोगे ना, जरूरी नहीं है कि उसमें से एक सवाल भी आपका फंसे। तो ये होता है ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जितना मेहनत करोगे उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, ये मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ज्यादा होता है। तो हमें टारगेट लेके चलना है कि जो हमें 80 मार्क्स लाने हैं उसमें हम 50 से अधिक लगभग इसमें से लेके आए और लगभग 30 के करीब नंबर हम इसमें से लेके आए। अब ये 50 से अधिक, मैं तो कहूंगी रीजनिंग और मैथ्स में फुल टारगेट लेके चलो कि हमें 55 नंबर लाने हैं। जब इधर तुम 55 ले आओगे ना बेटा, तो 80 में से तुम्हें सिर्फ 25 मार्क्स लाने होंगे इस तरफ। फिर भी मैं कह रही हूं चलो 100, आप 100 में से 80 का टारगेट ले रहे हो तो 55 में 55 ना करके 50 ले लो। मैं कह रही हूं 50 ले लो। अब इस 50 को कैसे करना है रीजनिंग में, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि रीजनिंग में जो आप टारगेट लेके चल रहे हो वो 30 में से 28 से 30 क्वेश्चंस आप सही का टारगेट लेके चलो। मैथ्स में आप टारगेट लेके चलो कि आप 23 से 24 क्वेश्चन सही करोगे, और वो बहुत आसान है। अगर आपने अभी से ही, मैं कह रही हूं अभी से पढ़ाई करना शुरू किया, बस सही डायरेक्शन में, सही सोर्स से, सही किताबों का इस्तेमाल करके, सही स्ट्रैटेजी से अगर तैयारी करना शुरू करोगे तो ये बहुत आराम से आप ला सकते हो। 3 महीने में बहुत आराम से लाया जा सकता है। ये अगर हमारे पास लगभग 50 आ चुका है, तो साइंस में जो जनरल साइंस है इसमें आप 18 से 19 मार्क्स ले आओ, और जनरल अवेयरनेस जो है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसमें 12 से 13 नंबर भी अगर आप ले आते हो तो आप आराम से 80 मार्क्स के करीब पहुंच जाओगे, शायद उससे ज्यादा ही। हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो करना है रीजनिंग और मैथ्स पे, क्योंकि इनमें नंबर बहुत मिलते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, और स्कोरिंग सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। अब सिलेक्शन के लिए करना क्या होगा, आइए स्ट्रैटेजी की कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी है, हर पूरे सिलेबस में किस टॉपिक का क्या वेटेज होता है, ये भी आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इसका PDF भी शेयर कर दूंगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए डेली बेसिस पे 12 बजे रीजनिंग की मैं क्लास लेके आती हूं, उसमें रीजनिंग का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर कराती हूं, तो वो आप देख सकते हैं। तीसरी बात आती है सेट द टारगेट, हिट द टारगेट। कई लोग होते हैं, कहते हैं अब मैं आज बैठा हूं, अगले 3 महीने बाद सीधा उठूंगा और देखूंगा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मेरा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आप समझो, आप अगर सोचोगे ना कि मैं 3 महीने का एक साथ टारगेट लेके चलूं, तो वो नहीं होगा। आप छोटे छोटे टारगेट लीजिए। आप टारगेट लीजिए कि इस हफ्ते मुझे नंबर सीरीज का, लेटर सीरीज का और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पूरा टॉपिक, यानी कि सीरीज पूरा टॉपिक मुझे 7 दिन के अंदर खत्म करना है, तो वो आप आराम से कर लोगे। आप छोटा छोटा टारगेट रखिए। वीकली टारगेट आपने रखा सीरीज का, उसी तरीके से आप मंथली टारगेट रख लो कि इस मंथ में मुझे ये 4 टॉपिक्स करने हैं। तो इस हिसाब से जब आप छोटे छोटे टारगेट्स रखोगे ना, तो आपके लिए भी वो टारगेट अचीव करना आसान होगा। तो छोटे टारगेट रखिए, टारगेट को सेट करिए, टारगेट को हिट करिए, उस पर टिक करिए, ये टारगेट हो गया, दूसरा टारगेट बनाइए और फिर उस पर भी इसी तरीके से टिक करते जाइए। फिर आता है रिवीजन। सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, धूल इकट्ठा हो जाएगी। धूल को पोंछना भी होता है। धूल को पोंछने के लिए हमें रिवीजन करना होता है। हमने पूरे हफ्ते, अगर मैं रीजनिंग की टीचर हूं तो रीजनिंग का ही एग्जाम्पल लूंगी, मैंने पूरे हफ्ते अगर सिटिंग अरेंजमेंट की पूरी थ्योरी पढ़ ली और रिविजन उसका नहीं किया, तो जब मैं एग्जाम में उसको करने जाऊंगी तो मैं शायद कर ही ना पाऊं। या मैंने हिस्ट्री अगर पढ़ ली, मैंने रिविजन नहीं किया, मैं सब भूल जाऊंगी। तो रिविजन आपको करना है, वीकली रिविजन करते हुए चलना है। हफ्ते में जितना पढ़ा, संडे को उसको रिवाइज करो। सेम यही चीज करो मंथ में, कि हमने पूरे महीने जितना पढ़ा, आखिरी के महीने के 2 दिन हम उसको रिवाइज करेंगे। फिर नया महीने शुरू होने से फिर नई चीज उठाएंगे। तो वीकली और मंथली रिवीजन करिए। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट आप हर हफ्ते मॉक टेस्ट दीजिए और साथ ही साथ मंथली मॉक टेस्ट भी दीजिए। फिर मॉक टेस्ट भी कैसा देना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो दे रहे हो बेटा, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप जरूर दो। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि मैंने यार इस हफ्ते 4 टॉपिक्स पढ़ लिए, अब उन 4 टॉपिक्स में से मुझे कितना आता है ये मुझे कैसे पता चलेगा। इसके लिए आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो। चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे देना है वो भी आपको बता दूंगी अभी। चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। और एक सिंपल सी बात का ध्यान रखिए कि भाई अगर हमारी गलती हो रही है तो हम उसको पता करें कि गलती कहां हो रही है।
अगर 100 क्वेश्चंस में से मेरे 10 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो वो 10 क्वेश्चन कौन से टॉपिक के हैं और क्यों गलत हो रहे हैं, पहले ये पता करिए, फिर उस टॉपिक पर मेहनत करिए और फिर दोबारा एक मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए कि क्या अभी भी वो 10 क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने जो गलती करी है वो कहां हुई है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए निकल के आती हैं। शेड्यूल की बात करूं तो अगले 3 महीने जो आप लोग जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो, मैं कह रही हूं किसी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो, कहीं का कोर्स परचेज कर रखा है, यूट्यूब से क्लासेस कर रहे हो, वो अलग बात है। इसके अलावा आपको खुद से सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। लोग कहते हैं कि क्या मैम ये क्लास हमारे सिलेक्शन के लिए इनफ है? मैं कहती हूं बिल्कुल नहीं। ये क्लास तुम्हें सिखाने के लिए इनफ है, तुम्हें पढ़ाने के लिए इनफ है, लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। तो तुम्हें चारों सब्जेक्ट को हर दिन समय देना है, 1.5 घंटा करके। अगर आप चारों सब्जेक्ट को समय दे रहे हो तो लगभग 6 से 7 घंटे का समय आपको सेल्फ स्टडी के लिए देना है। आप चाहे जितनी भी तैयारी कर लो, अगर आपने खुद से पढ़ाई नहीं करी है तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप 50,000 के कोर्सेज खरीद लो और अगर आपने सिर्फ खुद से तैयारी करी है, बहुत मेहनत करी है, तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। देखो, बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं सिलेक्शन के लिए। ये कोई भी त्योहार, कोई भी शादी, कोई भी बर्थडे, सारी चीजों को ना थोड़ा साइड कर दो, क्योंकि आपके लिए आपका फोकस सिर्फ एक होना चाहिए कि मुझे इस बार ग्रुप डी क्वालिफाई करना है। ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे आज बताई हैं, वो सारी चीजों को सिर्फ कान से सुन के और दूसरे कान से निकालना नहीं, कोशिश करना कि इन चीजों को आप एनालाइज करो बहुत अच्छे से। अब अगले 90 दिन में हम क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो आपका 90 डेज का पूरा शेड्यूल, आपको किस टॉपिक को कितने दिन देने हैं 90 दिन तक, ये पूरा का पूरा शेड्यूल मैंने मैथ्स का, पूरा शेड्यूल रीजनिंग का, पूरा शेड्यूल जीके एंड करंट अफेयर्स का और पूरा शेड्यूल जनरल साइंस का बना रखा है, जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी। तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा, बहुत सोच समझ के, सोच विचार के, बहुत मेहनत करके डेटा निकाला है और ये डेटा आप लोगों के संग शेयर किया है। उम्मीद करती हूं अच्छा लगा होगा। एक चीज आप लोगों को बता दूं कि यहां पे डेली बेसिस पे तो मैं क्लास लेके आती हूं 12 बजे, फ्री क्लास होती है यूट्यूब पे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहेंगे मैम 90 दिन का आपने ये पूरा शेड्यूल बता दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसा है कि मुझे क्वालिफाई करना है पेपर, लेकिन मुझे गाइडेंस की जरूरत है, तो पूरा बेसिक से अगर आपको टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए हमने अभी 2 दिन पहले लॉन्च किया है ये रफ्तार बैच, क्रांति बैच। रफ्तार बैच बंद हो चुका है, कल ही लॉन्च हुआ है ये क्रांति बैच। ये बैच आप लोगों के लिए लैब एप्लीकेशन एंड लैब वेबसाइट पर हम लेके आए हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है लैब एंड एप्लीकेशन का भी नाम है लैब, जिसमें ये क्रांति बैच रेलवे ग्रुप डी को टारगेट करते हुए आया है। ये बैच जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, तो 2300 रुपए में मिलने वाला ये बैच आपको मिलेगा सिर्फ 499 रुपए में। इस बैच में हम आपको क्या क्या दे रहे हैं मैं आपको दिखा देती हूं। हमारी वेबसाइट लैब पर जाके ये क्रांति बैच नाम का है, जिसमें जब आप एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे आपको पता चलेगा कि इस बैच में मिल क्या क्या रहा है। इस बैच में हम आपको दे रहे हैं पूरा रेलवे ग्रुप डी को कवर करने वाले पूरा का पूरा सिलेबस की लाइव क्लासेस मिलेंगी। क्लास में जो पढ़ाया जाएगा आप लोगों को उसका क्लास नोट्स मिलेगा, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। क्लास पढ़ाए जाने के बाद आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड एक होमवर्क मिलेगा, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। मान लो क्लास में आपको कोई दिक्कत आती है तो हर टीचर आपसे हर हफ्ते में डाउट सेशंस लेगा, जिससे कि आपका कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं लाइव में। इसके अलावा एक पूरा का पूरा प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको इस बैच के अंदर मिलने वाला है, जहां पे आप पूरा सिलेबस पहले से ही रिकॉर्डेड दे रखा है आपको। आप जाएंगे, आप देखेंगे सारी क्लासेस, एलसीएम एचसीएफ है 5 क्लासेस, पूरा सिलेबस पहले से रिकॉर्डेड भी है, यानी कि लाइव वीडियो भी है और रिकॉर्डेड भी है। इसके अलावा इस बैच के अंदर बहुत अच्छा बैच है। इस बैच के अंदर आप लोगों को मैंने कहा ना चैप्टर वाइज टेस्ट, आप टेस्ट पर आओगे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट। मैं रीजनिंग की बात करूं तो आप रीजनिंग में जाके देखो बेटा, कुल मिला के आपको 40 चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं सिर्फ रीजनिंग में। इसी तरीके से आपको सारे ही सब्जेक्ट्स में चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। और क्योंकि ये बैच जस्ट अभी लॉन्च हुआ है तो इस बैच पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। बैच का ओरिजिनल प्राइस है 2270 रुपए, लेकिन अगर आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं
तो इस बैच पे आपको क्या क्या मिलेगा? इस बैच में 499 का मिल रहा है इंट्रोडक्शन में, लेकिन लैब 312 कूपन कोड का यूज करोगे तो 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हो तो आपको 5000 से भी अधिक क्वेश्चंस की, एक वन लाइनर क्वेश्चंस की एक फ्री पीडीएफ मिलती है, जिससे कि आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो लैब 312 कूपन कोड यूज करेंगे तो 499 पर भी 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और 5000 क्वेश्चंस की ये फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन एंड हमारे वेबसाइट पर। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो इस बैच को खरीदने में, वो खरीद सकता है हमारी एप्लीकेशन एंड हमारी वेबसाइट पर जाके। बाकी कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड टेलीग्राम का जो नाम है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है एंड कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रखा है। यहां पे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद स्वप्निल मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा और पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।